नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बैट 24। हमारी मौजूदगी भी मुस्तफ़ापुर में और आपको बताते हुए चले कि यहाँ पे कार्यकर्ता लोग मौजूद भी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल जो चल रहा है जदयू और आरसीपी सिंह को लेकर के काफ़ी सारे बात चल रहे हैं इस्तीफा देने के बाद। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में उनका ललन सिंह, उनका एक सवाल जो सामने आ रहा था कि उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री और पूर्व इस्पात मंत्री और जो बात करें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बारे में, उन्होंने एक बात भी यह भी कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी थे। इस पे क्या कुछ कह रहे हैं उनके यहाँ पे जो भी बैठे हैं और साथ में उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और क्या कुछ ये जदयू में अपना वर्चस्व रखते हैं इससे भी हम रूबरू कराएंगे। पहले तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र कुमार विभूति है। हम जनता दल व्यावसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। अभी नहीं है? अभी न पार्टी में हैं न पद पे हैं। तो जो ललन सिंह जो सवाल उठाए हैं आरसीपी सिंह जी के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी थे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामचंद्र बाबू और ललन सिंह में आसमान और ज़मीन का अंतर है। रामचंद्र बाबू अपनी मेरिट से जिस गांव पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से इन्होंने पढ़ा लिखा। इनके पिताजी शिक्षक थे। शिक्षक पुत्र माँ सरस्वती की कृपा से ये अपनी पढ़ाई यहाँ से लेकर पटना तक किए। और जो भारत का सर्वोच्चम देश का सबसे उत्तम एग्ज़ाम होता है आईएएस का, आईएएस का एग्ज़ाम इन्होंने पास किया। तो एक तरफ आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो भारत के श्रेष्ठ एग्ज़ाम में पास व्यक्ति हैं। दूसरे तरफ जो क्वेश्चन पूछ रहा है जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका इतिहास आप जानते हैं या नहीं जानते, मैं बताता हूँ। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जो जदयू के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं ललन सराफ जी, ये दोनों व्यक्ति स्वर्गीय सुधा श्रीवास्तव जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, नाम सुना होगा आपने, उनके दोनों पीए थे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? एक पीए, वो भी प्राइवेट पीए, कोई पढ़ा लिखा पीए नहीं कि हम बीपीएससी यूपीएससी का परीक्षा पास किए हैं, एक आईएएस अफसर। तो पहले तो उनकी हैसियत ही नहीं है कि हमारे माननीय रामचंद्र बाबू के बारे में एक शब्द बोलें। अब रह गई बात कर्मचारी की बात, तो उन्हीं की जुबान से मैं जो क्वेश्चन किए हैं उसी में आंसर छुपा हुआ है। अगर नीतीश कुमार जी के पास, चाहे वो दिल्ली में मंत्री थे, बिहार में मुख्यमंत्री थे, अगर 35 कर्मचारी था तो 35 कर्मचारी में एक आईएएस को कर्मचारी कहना ही गलत है। आपने भारत के उस महान हस्तियों में या कहिए कि शिक्षाविदों में आप उस व्यक्ति को एक कर्मचारी कहकर आप उसे संबोधित कर रहे हैं, तो आपके ऐसा गवार व्यक्ति इस धरती पर कोई है ही नहीं है ना। लेकिन 35 कर्मचारी अगर आपकी बात को मान ले तो उसमें कुछ तो गुण होगा कि हमारे रामचंद्र बाबू 2010 में जब राजनीति क्षेत्र में आए, अपनी नौकरी को त्याग कर आए, एसी में बैठ रहे थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब अपने एसी कार्यालय से निकलकर जनता के बीच आए तो उन्होंने इस पार्टी को अपने खून और पसीना से, क्योंकि जब आदमी क्षेत्र में निकलता है तब पसीना जब बहता है तो खून भी जलता है, और मेहनत से, जो पार्टी कभी परिकल्पना नहीं करती थी कि प्रखंड में भी कमेटी होती है, उसको इन्होंने प्रखंड की कमेटी, पंचायत की कमेटी और बूथ की कमेटी तक ले गया। और बूथ की कमेटी तक ही नहीं ले गए, पटना के गांधी मैदान में 72,000 समथिंग बूथ अध्यक्ष और सचिव का इन्होंने सम्मेलन कराया, जिसमें अभी जो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं कहलाते हैं, वो अपने जीवन काल, राजनीतिक जीवन काल का सबसे लंबा भाषण उन्होंने दिया। और ललन बाबू कहते हैं कि कर्मचारी हैं, तो आप
के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि माननीय ललन बाबू, आप अपने बच्चों को, नाती पोता पोती अगर है तो उसे पहले पढ़ाएं लिखाएं और आईएएस बनाएं, तब आपको पता चलेगा कि एक आईएएस बनाने में कितनी एनर्जी लगती है। तो फिलहाल इन्होंने आईएएस की बात किया, क्योंकि आईएएस एक पद ऐसा होता है जो कि काफ़ी कठिनाइयों के साथ, यूपीएससी का एग्ज़ाम का बात किया जाए तो भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम यूपीएससी को माना जाता है। और फिलहाल उस एग्ज़ाम को पास करके अगर कोई कहे ये कि कर्मचारी हैं और उन्हें संबोधित किया गया है, फिलहाल इस पर काफ़ी कुछ इन्होंने बात किया। और हम बात करना चाहेंगे कि अगर संगठन का भी बात हुआ है तो आरसीपी सिंह संगठन को मजबूत किए, तो आज उन पर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि संगठन के जो बनाए हैं उसी के बावजूद आज ये हमारा सीट जो है 45 पे सिमट कर रह गया है। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी जो बात आया था कि संगठन जो बना है वो किस तरीके से संगठन बना है कि आज वो संगठन बनाने के बाद मात्र 45 सीट पे सिमट के रह गए हैं। देखिए, इस पर मेरा सीधा सीधा कहना है, ठीक है ना, नीतीश कुमार जी काम इनसे लिए 2010 की नहीं, 27 साल से उनके साथ है, इनसे काम लिए, इनका खून पसीना जलवाया। तो आप जब क्षेत्र में संगठन बनाइएगा तो संगठन में कौन काम करता है? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता काम करता है। और जब चाहे 20 की बात हो या 15 की बात हो, तो सीट बंटवारा, सीट देने की जब बात आती है तब 15 में क्या हुआ? नीतीश जी चले गए लालू जी के यहाँ बंद कमरे में सीट का बंटवारा कर लिया। ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनको कार्यकर्ता। 2019 में जब टिकट की बात आई तो हमारे नेता माननीय रामचंद्र बाबू ने पूरे खुली वातावरण में कहा कि कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। लेकिन वहाँ क्या हुआ? जब टिकट देने की बात आती है, आयोग में जगह देने की बात आती है, तो वही बिचौलिया, वही ठेकेदार लोगों को आप टिकट दीजिएगा और कहिएगा कि हम 115 से 75 पर पहुंच गए, अब 75 से 43 पर पहुंच गए। तो सीधा सीधा आपका कहना है कि आरसीपी सिंह जी का बात नहीं रखा गया था इलेक्शन के टाइम में, सीट बांटने के टाइम? डिफरेंटली। तो फिर ये 45 सीट का बात ही नहीं उठना चाहिए? नहीं उठना चाहिए। और आपको एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ। तारापुर में सारे नेता ने नीतीश कुमार जी को फीडबैक दिया था कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन जब रामचंद्र बाबू का पदार्पण हुआ, कार्यकर्ताओं के बल पर तारापुर चुनाव इन्होंने जीता। तो जिस तरीके से जो आरोप लग रहा था, मतलब जिस तरीके से बात करें तो सरवण मंत्री जी हम बात करें, उन्होंने भी सीधा तौर पे कहा कि जो 45 सीट आज सिमट के रह गया वो आरसीपी सिंह का देन है, और संगठन जो बनाया वो किस तरीके से बनाया इस पे ही बात करने की कोशिश है। तो जो फिलहाल इन्होंने जितनी बात कही आरसीपी सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर पूरा का पूरा खुलासा हो चुका है, और किस तरीके से आरोप दोनों तरफ से पलटवार चल रहा है। और लगातार आप हमारे साथ बने रहें और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इनसे भी और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी ये जो आरोप लग रहे हैं क्या सही है या गलत, ये एक शब्द में बता दीजिए। बिल्कुल गलत। हमारे नेता पर आरोप जो लग रहा है वो बिल्कुल गलत है जी। जेडीयू में किसी की हैसियत है कि जो हमारे नेता के ऊपर बोले? मैं तो पहले ही बताया। और जो संपत्ति का ब्यौरा का बात हुआ तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, जिस गांव में आप बैठे हुए हैं, मैंने पहले कहा कि इनके पिताजी शिक्षक थे, इसी गांव में वो रहते थे। आप पता कर लीजिए कि उनके कार्यकाल, उनके जीवन काल में कितनी ज़मीनें हैं। और वो ज़मीनें जब वो जाने लगे, जाने के पहले हर व्यक्ति को, उनकी 2 पोती है, लता जी, लिपि जी, वो दोनों को वो देख गए। हर चूँकि साहब हमारे अकेले पुत्र हैं तो 2 पुत्री के नाम करके गए। लिपि जी सर्विस में गई, लता जी पता है आपको ला की हैं, उनकी माता जी उन दोनों बच्ची के दिए हुए ज़मीन पर बरसों गांव के लोगों से पूछ सकते हैं। उस खेत से जो इनकम आया, उस खेती से जो इनकम आया,
उससे कुछ ज़मीनें खरीदी गई, कुछ ज़मीनें गांव में बदलैन होती है। फिर हमारे नेता, हम सारे जितने षड्यंत्रकारी हैं उसको हम शायद भी चुनौती दिए हैं और शायद हम भी चुनौती देते हैं कि जो बताएं। रामचंद्र बाबू 2010 से राज्यसभा बने, 12 साल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, एक जमीन भी इन्होंने अपने नाम से खरीदा हो। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी मौजूदगी मुस्तफ़ापुर में था और आपको हम बताते हुए चले कि यहाँ के कार्यकर्तागण भी मौजूद थे और बहुत कुछ भी बात हुआ है आज, और क्या कुछ कहें वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। और फिलहाल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या लगता है कि आरसीपी सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है या सही, ये भी जरूर लिखिएगा। और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।